सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 6 चालू करना है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इस लेक्चर में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लिए पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास में इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देखने और कुछ कुछ टिप्स देखनी या फिर कुछ कुछ ऐसे स्टैंडर्ड चीजें देखनी जो कि हमें याद रखनी या फिर पता होनी चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड। वो चीजें बताऊंगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। पिछले वाले लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप प्लेलिस्ट का आप वो लेक्चर्स देख सकते हो। और अगले वाले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन, और वन शॉट सीरीज हम लाएंगे क्वेश्चन इस कोर्स खत्म होने के बाद में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर से। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? पहला है हमारे पास में क्या है? मास। दूसरा है हमारे पास में एनर्जी। थर्ड है हमारे पास में मोमेंटम। और फोर्थ है हमारे पास में वेलोसिटी। 4 ऑप्शन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है क्या? कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा एनर्जी, और तीसरा मोमेंटम, और चौथा वेलोसिटी। एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो मैंने मान लिया कंजर्वेशन ऑफ मास इज अ वैलिड कॉन्सेप्ट कि कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होगा, मगर रॉकेट का काम क्या है? ऊपर जाना, पोजीशन चेंज करना। रॉकेट के पोजीशन चेंज करने में कंजर्वेशन ऑफ मास का रोल नहीं है, वो अलग चीजों में काम आता है ना। पोजीशन चेंज करने में कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होगा ना, ये एक फॉल्स फैक्ट हो जाता है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सेकंड ऑप्शन देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हो रही है इसी वजह से हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना होती तो आज हम जिंदा नहीं होते, है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना होती तो हम अभी पढ़ नहीं रहे होते। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर रॉकेट के प्रोपल्शन में, मतलब रॉकेट ऊपर जा रहा है उसके अंदर इसका रोल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। थर्ड ऑप्शन देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे? एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ। पहले क्या था? दोनों का मोमेंटम जीरो। दोनों कौन? नीचे जमीन और ऊपर ये रॉकेट, दोनों का मोमेंटम जीरो। नीचे एक्शन हुआ, रॉकेट ने नीचे धक्का देना चाहा अर्थ को या फिर जमीन को, मगर उसने एक रिएक्शन दिया और वो का वो मोमेंटम उसमें ट्रांसफर हुआ और उसने अपनी पोजीशन चेंज करी या फिर उसने अपना मोमेंटम चेंज कर दिया। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, और दोनों जो पेयर थे हमारे पास में, इसने एक्शन किया और इसने रिएक्शन किया, तो ये क्या हुआ है? एक्शन रिएक्शन पेयर। जो कि एक्शन और रिएक्शन करते हैं उनको हम एक्शन रिएक्शन पेयर बोल देते हैं। ये याद रखने की बात है। ठीक है, सो ये हमारे पास में वैलिड ऑप्शन है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ ऑप्शन देखो, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्या? कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट तो है ही नहीं भैया, पहले जीरो थी और बढ़ती जा रही है ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है, कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो थर्ड ऑप्शन सही था हमारे पास में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये वाला क्वेश्चन खत्म। आंसर फर्स्ट का, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे वर्क करता है रॉकेट का प्रिंसिपल, या फिर रॉकेट वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने लायक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ बुलेट इज फायर्ड, वी हैव टू बुलेट्स, दो आइडेंटिकल बुलेट्स है, दोनों को फायर किया। एक को किया लाइट वाले राइफल से और एक को किया भारी वाले राइफल से। दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा हर्ट करेगा शोल्डर को। कौन ज्यादा हर्ट करेगा? ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? एक सेकेंड। हाँ, तो कौन ज्यादा हर्ट करेगा शोल्डर को, ये देखना। अब शोल्डर को हर्ट कैसे करेगा? जितना ज्यादा यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी हिट करेगी उतना ज्यादा मेरे पास में मेरी शोल्डर को हर्ट होगा। तो वेलोसिटी जितनी ज्यादा उस बुलेट की उतना ज्यादा हर्ट। अब ये देखना है कि लार्ज वाली या फिर भारी वाली राइफल हर्ट करेगी या फिर हल्की वाली राइफल मुझे ज्यादा हर्ट कर पाएगी। तो ये देखते हैं। चलो, आंसर सेकेंड। सबसे पहले मैं आपको थियोरेटिकली बताता हूँ, फिर मैं हम रियल लाइफ से प्रूव करते हैं कि बड़ी वाली राइफल ज्यादा हिट करेगी या फिर छोटी वाली राइफल हल्की वाली। पहले मैं एक बड़ी वाली राइफल बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग्स बहुत अच्छी है तो उसके लिए सॉरी। और एक मैं बनाता हूँ छोटी वाली। दोनों ने आइडेंटिकल बुलेट्स को फायर किया।
इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, दोनों का मास है सेम। अब हुआ क्या, पहले का मोमेंटम क्या था, पहले बुलेट दोनों बुलेट अपनी अपनी गन्स में थी या फिर राइफल में थी, तो पहले दोनों का मोमेंटम, गन का भी जीरो और बुलेट का भी जीरो, दोनों केसेस में मोमेंटम जीरो। अब हुआ क्या, बाद में फायर हुआ और इसकी कुछ वेलोसिटी हुई और इसकी कुछ वेलोसिटी हुई। न्यूटन थर्ड लॉ से इसने इसके ऊपर एक रिएक्शन किया होगा, इसने भी इसके ऊपर एक रिएक्शन किया होगा। रिएक्शन कैसा, इधर वेलोसिटी में चेंज आया तो इसने पीछे एक और फोर्स लगाया होगा, तो इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा और इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया होगा। पहले वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, और बाद में वेलोसिटी कुछ रही होगी, है ना। तो पहले मोमेंटम भी जीरो था और बाद में मोमेंटम चेंज हुआ होगा। समझ में आया यहाँ तक। तो पहले वेलोसिटी जीरो और बाद में वेलोसिटी कुछ हो गई होगी। तो मान लो इसका फैक्टर आया 10, इसने फैक्टर लिया 10 का और इसने भी फैक्टर लिया 10 का। फैक्टर कौन सा है, वेलोसिटी का फैक्टर, मतलब वो जो फायर हुआ ना, जो भी बुलेट फायर हुआ, जो भी अंदर बारूद वगैरह था, जो भी था, उसने फैक्टर दिया 10 का। अब ये 10 दोनों में बंटना है, ये जो 10 है वो दोनों में बंटना है। अब सवाल ये है, ये वेलोसिटी का फैक्टर किस में ज्यादा, हमें इसको सबसे ज्यादा देना ताकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए। अब सवाल ये है, ये वाला फैक्टर सबसे ज्यादा इसमें कौन से केस में जाएगा। ध्यान से समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि बुलेट के अंदर जो भी बारूद था उसने 10 वेलोसिटी का फैक्टर दिया इन दोनों को शेयर करना है ना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दोनों में बटेगा भाई, लड्डू बटेगा तो दोनों में बटेगा। तो पीछे भी, ये भी पीछे जाएगा और ये भी आगे जाएगा, तो 10 का फैक्टर आया, मान लो इधर भी 10 का फैक्टर आया क्योंकि बारूद सेम है, बुलेट भी सेम है, तो इधर 10 का फैक्टर आया, इधर भी 10 का फैक्टर आया, तो ये 10 इधर भी बटा और इधर भी बटा, इधर भी 10 इधर भी बटा और इधर भी बटा। अब जितना ज्यादा बुलेट में ये 10 का फैक्टर जाएगा उधर उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, इसका मास ज्यादा था और इसका मास कम था, इसका मास m मान लो, इसका मास m मान लो, छोटा m, तो इसका मास ज्यादा था और इसका मास कम था। ये भारी भरकम आदमी और ये हल्का फुल्का आदमी, इसको वेलोसिटी देने में ज्यादा दिक्कत आएगी या फिर इसको वेलोसिटी देने में ज्यादा दिक्कत आएगी। 10 का फैक्टर है ना, दोनों में बांटना है, तो इसको इसमें भी बांटना है और इसको इसमें भी बांटना है। तो भारी वाले आदमी को ज्यादा वेलोसिटी का फैक्टर देने का कोई सेंस नहीं है, वो ले ही नहीं पाएगा भाई। इतना भारी आदमी ट्रक को हिला रहे, मतलब ट्रक को पोजीशन चेंज करने में, ट्रक को हिलाने में भाई दिक्कत होती है ना। ये बुलेट कितना ही पीछे धक्का दे देगी, है ना। तो इस बड़े वाले मास के ऑब्जेक्ट को कम वेलोसिटी का फैक्टर मिलेगा क्योंकि ये भारी है, और ये छोटे वाले मास के वेलोसिटी के फैक्टर को मास के फैक्टर को ज्यादा वेलोसिटी का फैक्टर मिलेगा क्योंकि ये हल्का है। मान लो इधर गया 2 वेलोसिटी का फैक्टर, इधर कितना बचा, 8 वेलोसिटी का फैक्टर, फैक्टर की बात हो रही है। और इधर कितना बचा, इधर कितना आया, मान लो 4 आ गया और इधर कितना बचा, 6 ही बचा। ठीक है, तो हमारे पास में हमें पीछे का नहीं देखना है, हमें आगे का देखना है। तो आगे वाले में ज्यादा वेलोसिटी का फैक्टर किसके पास में आ रहा है, बड़ी वाली राइफल से, और इधर कम आ रहा है, 6 का आ रहा है और उधर 8 का आ रहा है। तो फैक्टर का खेल समझ में आया। मैं इसको आपको थ्योरेटिकली ऐसे लैंग्वेज वाइज भी बता सकता था, मगर मेरे को ऐसे समझाना था आपको, मैं रियल लाइफ में भी करके बता दूंगा आपको। तो क्योंकि ये भारी था तो इसके पास में कम वेलोसिटी का फैक्टर आया पीछे की तरफ। भाई पीछे देखो, ज्यादा तो ले नहीं सकता, फैक्टर कितना है, 10 का ही। भाई ले लेके खा खा के भी कितना ही खा लूंगा, है तो 10 ही ना। 10 रोटी है, इधर 2 रोटी दी और उधर 8 रोटी दी, क्योंकि ये भारी भरकम आदमी था, इसने थोड़ा सा कम खाया, इसने ऑलरेडी खा रखा है क्योंकि ये भारी भरकम है ना। और ये हल्का फुल्का आदमी, इसको और भूख लग रही तो इसने थोड़ा और ले लिया और उधर थोड़ा कम दे दिया, है ना। तो इधर वेलोसिटी का फैक्टर कम गया और उधर कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज हो गया, क्योंकि 10 का फैक्टर है, 2 इधर दे दिया तो 8 कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो उसमें गया। इधर 10 का फैक्टर था, 4 इधर दे दिया तो 6 कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो उधर गया। तो उधर 8 गया और इधर 6 गया, तो उधर ज्यादा गया और इधर कम गया, तो वेलोसिटी उसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। तो बड़ी वाली राइफल मुझे ज्यादा हर्ट करेगी और छोटी वाली राइफल मुझे कम हर्ट करेगी, ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, सो ये मेरे पास में आंसर आएगा, क्या क्या आएगा, बड़ी वाली राइफल मुझे ज्यादा हर्ट करेगी। अब मैं आपको रियल लाइफ से प्रूव करके बता देता हूँ। ये मेरे पास में 2 ऐसे स्पंज है ना, अब राइफल तो ला नहीं सकता है ना, सो जेल हो जाएगी। तो ये मेरे पास में स्पंज है, ये छोटी वाली राइफल मान लो, ये बड़ी वाली राइफल मान लो। अब होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको बुलेट दे देता हूँ। बुलेट किधर गई भैया,
हम्म, तो ये मेरे पास में बुलेट है, दोनों मतलब ये मेरे पास में राइफल है, ये भी सेम है, दोनों एक ही बुलेट है मेरे पास में। इसको मैं इससे भी फायर करूंगा और मैं इसको इससे भी फायर करूंगा। फायर कैसे करेंगे देखो, आना क्या चाहिए, बड़ी राइफल से ज्यादा वेलोसिटी। तो ये वाली छोटी वाली राइफल, इसको ऐसे दबाया और ये पीछे ऐसे रिएक्शन देगी, तो देखना कुछ ऐसा फैक्टर आया, ध्यान से देखा, वापस देखो, कुछ ऐसा फैक्टर आया, थोड़ी सी कम वेलोसिटी है। अब इस वाले स्पंज से देखो, इस वाले स्पंज से ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी आई ना, वापस से देखो, बहुत ज्यादा वेलोसिटी आई ना, इससे बहुत कम वेलोसिटी आएगी। तो रियल लाइफ में भी हमने प्रूव करके देख लिया कि बड़ी वाली राइफल से ज्यादा वेलोसिटी आएगी। इसका मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी प्रूफ दे रखा है। अगर मेरे पास में पहले वाले केस में मैंने बड़ा एक भारी भरकम लिया था और दूसरे वाले केस में मैंने एक छोटा सा पाइप ले लिया था, वो हल्का था, तो उसमें आगे वाली वेलोसिटी कम हो गई थी और दूसरे पहले वाले केस में उसकी आगे की वेलोसिटी ज्यादा हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ कि अब दूसरे वाले केस में क्या हुआ, उसने पीछे वेलोसिटी सक कर ली ऐसा लगा, और दूसरे पहले वाले केस में क्या हुआ, उसने थोड़ी वेलोसिटी आगे भी पुश कर दी। क्योंकि देखो, एक स्टैंडर्ड चीज बताता हूं मैं आज आपको कि होता क्या है एक्चुअल में। अभी आप बोलते हो कि क्वेश्चन में भी गिवन होता है कि ट्रक को हिलाना मुश्किल होगा या फिर कार को हिलाना मुश्किल होगा। अभी होता क्या है एक्चुअल में, थोड़ी सी ज्ञान की बातें सुनना। होता क्या है, हम बोलते हैं कि ट्रक को हिलाना मुश्किल होगा या फिर कार को हिलाना मुश्किल होगा, हम ऑब्वियसली आंसर दे देते हैं कि कार को हिलाना ज्यादा आसान होगा और ट्रक को हिलाना ज्यादा मुश्किल होगा। अब ये क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ट्रक का मास ज्यादा है और एक कार का मास कम है, तो मैं ये बोल देता हूँ ट्रक को हिलाना मुश्किल है। अब मैं यही बात स्पेस में नहीं बोल सकता। स्पेस में अगर मैं गया तो मेरे को कार को भी उतना ही फोर्स देना पड़ेगा, ट्रक को भी उतना ही फोर्स देना पड़ेगा और वो चल पड़ेगी, है ना। स्पेस में मैं ये नहीं बोल सकता। अब होता क्या है एक्चुअल में, जब मैं अर्थ पे ये बात करता हूँ, मैंने एक्शन किया, मैंने क्या किया, मैंने ट्रक को ऐसे एक्शन किया और उसने उतना ही रिएक्शन में फोर्स लगा दिया ताकि उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी। अब ये होता कैसे देखना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, आराम से समझना। अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं खाली ज्ञान बांट रहा हूं, है ना। देखो, मेरे पास में यहाँ पे ट्रक है, ये 4 व्हील्स उसके, मैंने यहां से उसको धक्का दिया, मैंने यहां से उसको धक्का दिया इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में मैंने मतलब मान लो फोर्स लगाया, तो उसने इसी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। अब हुआ क्या, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। अब देखो, ट्रक को मैंने फोर्स लगाया, ट्रक ने क्या किया, इसके आजू बाजू जो भी चिपके हुए पार्टिकल्स थे ना, उसने उनके ऊपर फोर्स लगाया। अगर मान लो स्पेस में, देखो स्पेस में कोई पार्टिकल होता नहीं है ना, स्पेस में अगर कोई पार्टिकल नहीं होता है तो मैंने इसको जब फोर्स लगाया तो ये चल पड़ती, मगर ये सड़क पे थी ना, तो जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, उसने कोरिस्पॉन्डिंगली सड़क के ऊपर फोर्स लगाया और सड़क ने कोरिस्पॉन्डिंगली उसके ऊपर एक अलग से फोर्स लगाया, ताकि वो आगे एक और फोर्स लगा सके, ताकि वो पोजीशन चेंज ना कर सके। और ऐसा भी नहीं होता, और आगे सुनो, मैंने जब ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया तो उसने उसके ट्रक के टायर्स ने उसके नीचे पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाया, उन पार्टिकल्स ने उनके नीचे वाले पार्टिकल्स पे फोर्स लगाया, उन पार्टिकल्स ने उनके नीचे वाले पार्टिकल्स पे फोर्स लगाया, और ये चेंज चलती रही। एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, वापस से रिएक्शन हुआ, वापस से रिएक्शन हुआ, रिएक्शन पे रिएक्शन होते रहे और इसने पोजीशन चेंज नहीं करी। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में, समझ में आया यहां तक, ये होता है एक्चुअल में। अब क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है तो ये एक्शन रिएक्शन नलीफाई हो गए अर्थ के अंदर ही। अब स्पेस में क्या हुआ, स्पेस में कोई आसपास मटेरियल ही नहीं था ऐसा फोर्स कुछ करने के लिए, तो क्या हुआ, मैंने अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाया तो वो चल पड़ी, क्योंकि आजू बाजू कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं था, वो एक्शन हुआ उसको रिएक्शन देने में, है ना। सो ये होता है एक्चुअल में। अब समझ में आया ये कैसे होता है, एक्शन हुआ, वापिस से रिएक्शन तो हुआ, किस वजह से, पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वजह से। समझ में आया यहाँ तक, ये हमारे पास में था आंसर सेकंड या फिर क्वेश्चन सेकंड का आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, चलो। अब ऐसे आप यूं मत समझना कि न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है, मगर उन्होंने क्या बोला था कि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे एक्शन करी तो वो वाली बॉडी रिएक्शन देती है, मगर आप बॉडी कितनी बना लोगे, हजारों करोड़ों बॉडीज है ना।
अगर मैंने इधर एक बॉडी को फोर्स दिया, वो वाली बॉडी भी तो दूसरी वाली बॉडी से अटैच्ड है, तो वो रिएक्शन दे देगी, किसको देगी, इसको देगी, उसको देगी, वो कंफ्यूज हो जाएगी ना। इसलिए मेरे पास में कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें आई। अब ये कितनी अच्छी है या फिर कितनी सही है वो तो किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन सेकंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है, हमारे पास में 2 मास है 1.5 kg का। अब आसान आसान क्वेश्चन आ गए, ज्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं। चलो, दो 1.5 kg के मास है, दोनों आ रहे हैं सेम स्ट्रेट लाइन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, स्टिक हो जाते हैं, और हमें बताना है कि वो कंबाइंड मास की वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे मास है m, यहाँ पे मास है m, 1.5 kg 1.5 kg, दोनों एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लो 2.5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब देखो हुआ क्या, बाद में कोलिजन के बाद में ये दोनों मास हो गए कंबाइन। अब हमें बताना है कि इस कंबाइंड मास की वेलोसिटी कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी। देखो स्टैंडर्डली क्या होगा, ये जब टकराएंगे, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और क्योंकि इनकी वेलोसिटी भी सेम है और मास भी सेम है ना, वेलोसिटी भी सेम है और मास भी सेम है, तो इसने अगर इधर वेलोसिटी फैक्टर लगाया फोर्स का, मान लो 10 का, तो इधर भी लगेगा 10 का, क्योंकि वेलोसिटी भी सेम है और मास भी सेम है। चेंज इन मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, मास भी सेम है। टाइम तो भाई दोनों में सेम ही रहता है, वो तो वैसे भी कट जाता है, अगर आपको याद हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रूफ में, है ना। तो इधर 10 लगा और इधर भी 10 लगा, तो 10 10 नलीफाई हो गए, ये आ गए 0 पे। तो नो वेलोसिटी होगी, मतलब 0 वेलोसिटी होगी इस कंबाइंड मास की। अब मान लो यहाँ पे इधर 3.5 होता और इधर 2.5 होता, तो क्या होता, इधर मान लो 10 का फैक्टर लगता, तो इधर थोड़ा ज्यादा फैक्टर लगता, और ये हो जाता मान लो 3.5, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है 1 का, तो ये इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से चलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास में एक्चुअल में। अब इधर तो क्या है, इधर भी वेलोसिटी सेम है, इधर भी वेलोसिटी सेम है, इधर मास भी सेम है, इधर मास भी सेम है, तो मेरे पास में वेलोसिटी नलीफाई होगी, मतलब फोर्स इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया और वो रेस्ट पे आ गए। ये होगा एक्चुअल में। ठीक है, सो समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं आंसर फोर्थ की तरफ। मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके बता ही देता हूँ। चलो 1.5 1.5 सॉरी, हाँ 1.5 ही है ना, हाँ 2.5 की मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। पहले मोमेंटम कितना है 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5 इंटू माइनस 2.5। बाद में क्या हुआ, एम एम हमें निकालनी है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो एम इंटू, क्योंकि मास कंबाइन हो गए है ना, m प्लस एम इंटू वी। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, अगर एक मास को मैंने दोनों की सेम वेलोसिटी होगी तो एम वी, तो मास को कंबाइन कर दो, तो 2 m इंटू वी, एम की वैल्यू लिख दो 1.5, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, है ना, ये माइनस का था ये प्लस का था, तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0 आया, तो वी कितना आएगा 0 मीटर्स पर सेकेंड। ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग है नहीं, पहले इतना था बाद में इतना हो गया। माइनस क्यों लगा, क्योंकि इधर इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो एक को माइनस लेना पड़ा वेलोसिटी की फॉर्म में, तो यहाँ पे माइनस हुआ, कैंसिल हुआ, और उधर एम वी प्लस एम वी 2 mv हो गया, है ना, तो 2 इंटू 1.5 इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो वी कितना है 0 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आंसर फोर्थ की तरफ। आंसर फोर्थ है या फिर क्वेश्चन फोर्थ है मेरे पास में। बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम अ पॉइंट from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? Recoil velocity मतलब अभी बताते हैं। ये मान लो मेरी पिस्टल है, इधर से बुलेट फायर हुई,
तो इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से इस पिस्टल की भी कुछ वेलोसिटी होगी, उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। पहले कितनी है? 0। पहले बुलेट की वेलोसिटी भी कितनी है? 0। बाद में क्या हुआ? बुलेट को फायर किया, मास कितना है इसका? 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 150 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इधर हमने मास कितना है इसका? 3 kg, 3 kg है ना, सॉरी 2 kg, और इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। फ्रॉम, ऐसे ही करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। यही होता है हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिलेशन या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। m1 कितना है? मान लो मैंने बुलेट वाले को m1 माना, तो m1 कितना है? 20 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 20 अपॉन 1000, 1000 से डिवाइड कर दो अगर ग्राम को केजी में डिवाइड कन्वर्ट करना है, तो क्या है? 2 अपॉन 100, दैट इज 0.02 kg। 0.02 kg को इंटू u1 0 प्लस m2 कितना है? 2 इंटू u2 0, क्योंकि रेस्ट पे, इक्वल्स m1 कितना है? 0.02 इंटू वेलोसिटी कितनी है? 150 प्लस m2 कितना है? 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है? v2, वही निकालनी है। तो ये तो हो गया 0 इक्वल्स 0.02 इंटू 150 प्लस 2 इंटू v2। इसको उधर भेज देते हैं, 2 इंटू v2 माइनस का हो जाएगा, प्लस का उधर जाएगा, तो 0.02 इंटू 150, और फर्दर सॉल्व करें तो -2 इंटू v2 इक्वल्स, इस पॉइंट को हटाया तो 0.02 को हटाया पॉइंट को, तो 100 आया इंटू 150। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो v2 कितना आया? माइनस ऑफ, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस ऑफ 15/10, दैट इज 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। अभी माइनस क्या है बता रहा है? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी इधर बुलेट की, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस 1.5 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से जाएगी बुलेट, सॉरी रिकॉइल वेलोसिटी होगी उस गन की, पिस्टल की। ठीक है, सो ये था हमारे पास में क्वेश्चन 4th का आंसर। अब हम चलते हैं आंसर 5th की तरफ। चलो, आंसर 5th है मेरे पास में, या फिर क्वेश्चन 5th है मेरे पास में। एक दीदी है, दीदी क्या कर रही है? दीदी पहले तो रोलर स्केट्स पे चल रही है, या फिर जो भी स्केट्स है उनके पास में उन पे चल रही है, और फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे कार्ट है, सॉरी पहले रोलर स्केट्स पे चल नहीं रही, पहले यहाँ पे पहले पैदल 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 दौड़ रही है, फिर यहाँ पे कार्ट है या फिर वो जो स्केटबोर्ड होता है ना, वो है मान लो। तो पहले ये रेस्ट पे स्केटबोर्ड, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, और दीदी चल रही है कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर्स पर सेकेंड, और उनका मास है 40 kg। ये पहला बिफोर वाला सिनेरियो। बाद में क्या हुआ? वो उस स्केटबोर्ड पे चढ़ गई, तो मासेस हो गए इन दोनों के कंबाइन। इसका मास कितना दे रखा है भैया? कितना दे रखा है? 3 kg। 3 kg, तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना होगा? 40 + 3, दैट इज 43 kg। अब वो कैसे आएगा वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, मास तो खाली ऐड ही करना है, बाकी आगे का प्रोसीजर अभी बताते हैं। हमें ये निकालना है कि इस पूरे कंबाइंड मास का सिस्टम का वेलोसिटी कितना होगा, ये निकालना है हमको। देखो, वही करना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, सो m1u1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब इधर क्या है? m1 मास मान लो दीदी का है, तो 40 इंटू इनकी वेलोसिटी कितनी है? 5, प्लस m2 इनका मास है, तो एक इनका कितना है? 3 इंटू वेलोसिटी इनकी कितनी है? 0।
उधर क्या हुआ, मासेस कंबाइन हो गए। अब मासेस कंबाइन हुए तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि मास अगर कंबाइन हुए तो सेम वेलोसिटी से जाएंगे ना। अगर वेलोसिटी डिफरेंट होती तो वो अलग अलग हो जाते ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मास अगर कंबाइन हुए तो उनकी वेलोसिटी कितनी होगी, सेम। मान लो v वेलोसिटी हो गई, तो v m1 कितना है 40 प्लस इनका कितना, कार्ड का कितना है 3 इंटू वी, इसलिए कॉमन आ गया 40 प्लस 3 इंटू वी, तो क्या हुआ 43v। समझ में आया? सो यहाँ पे कितना होगा 200 प्लस 0, इधर क्या हो गया 200। तो v को अगर मैंने डिवाइड किया या फिर v को अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा 200 अपॉन 43 मीटर्स पर सेकेंड। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो 243, नॉर्मल डिवाइड ही कर रहा है ना। इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 दिस 12, 172, 8, 28, 6, 8, 2, 6 4 24, राइट। 0, 2, 2, 4.65, नॉर्मल डिवाइड ही किया है ना। 4.65 मीटर्स पर सेकेंड आएगी इन दीदी की वेलोसिटी जब वो कार्ड पे चढ़ जाएगी, जब पहला ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। तो ये था हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर भी खत्म होता है और एक चैप्टर भी खत्म होता है। बधाई हो आपको, हमारा अगला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, सेकंड चैप्टर। अब खाली 3 चैप्टर्स और बाकी आराम से सारी चीजें हो जाएगी रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में। यही हमारा मोटो है, ठीक है। सारी चीजों को रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन से करके देखना है, यही हमारा मोटो है, ठीक है। सो अब एक और चीज बताता हूँ मैं, एक और ज्ञान की चीज बताता हूँ कि पहले हमारे पास में ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिफाइन द यूनिट ऑफ न्यूटन फोर्स, या फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, डिफाइन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिफाइन द यूनिट ऑफ स्पीड, है ना। सो ये होते क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके पास में, तो कुछ नहीं करना। देखो, अगर मेरे से पूछ लिया कि डिफाइन द यूनिट ऑफ न्यूटन, सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला लिख देना। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स। डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स है ना, तो डिफाइन द यूनिट ऑफ फोर्स में फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू ए। कुछ नहीं करना है, जो भी क्वांटिटी आ रही है उसके फॉर्मूला में उसको 1 कर दो। मास भी 1 और एक्सेलरेशन भी 1, क्या है 1 न्यूटन। ये डिफाइन हो गई मेरे पास में फोर्स की यूनिट। अब मैं क्या बोलूंगा, a body with mass 1 kg is when travels with an acceleration of 1 meters per second, then the force applied on the body is 1 newton. Therefore we define 1 newton as this, या फिर 1 newton is said to be is said to be of a body if it of mass 1 kg when it travels at the acceleration of 1 meters per second square। ये होता है हमारे पास में डिफाइन करना उनकी यूनिट्स। एक्सेलरेशन में होता तो change in velocity upon time, तो change in velocity is 1 meter per second and the time taken by it is 1 second, then the unit of acceleration is defined 1 meter per second square। स्पीड में भी यही है, वेलोसिटी में भी यही है, आगे कोई भी क्वांटिटी डिफाइन करोगे उसमें भी यही आएगा, मोमेंटम में भी यही है। मान लो mv है ना उसका फॉर्मूला, तो उसका मास 1 और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये यूनिट डिफाइन कर दिया हमने। सो लास्ट में ये चीजें बतानी थी। अब हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे अगला चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन। उसमें मैं रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन अभी सोच रहा हूँ, देखेंगे क्या करेंगे, क्या या फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं, चैप्टर अच्छे से हो गया है, अच्छे से पढ़ना। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, अभी चल रहे होंगे बहुत सारों के एग्जाम, अभी मार्च में एग्जाम्स भी आएंगे, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सो बाय बाय।